हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। मिशन गंगा विजय सीरीज़ का दूसरा वीडियो है, ये सेकंड विजय, और आज हम दूसरा टेस्ट सीरीज बीपीएससी का कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये। अगर आप लोगों को, अगर जो लोग नए हैं उनको बता दूं कि हम इसमें मिशन गंगा के तहत टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं बीपीएससी के लिए। अगर आपको बीपीएससी में 100 से ज़्यादा स्कोर करना हो तो टेस्ट सीरीज कंपलसरी हो जाता है। ओके, इसके अलावा किसी को केबीसी नैनो अगर पढ़ना हो बिहार समग्र तो जाके चैनल पर देख सकते हैं आप। पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि कल एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया हुआ था कि जो 27th सेशन था कांग्रेस का वो बांकीपुर में नहीं हुआ था, ऐसा कमेंट किया था उन्होंने 1912 ईस्वी में। तो मैंने क्रॉस चेक किया, कई जगह से किया, कांग्रेस की वेबसाइट से भी किया, ये बांकीपुर में ही हुआ था। ओके, इसको आप करेक्ट कर लें। कांग्रेस का सेशन जो है 27th वो बांकीपुर में ही हुआ था। ठीक है, चलते क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं? रंगपुर, लोथल, कोल्डीहवा, मेहरगढ़। ओके, तो कहाँ से मिले हैं ये? मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है? ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान एरिया में है मेहरगढ़। ओके, और भारत में कहाँ से मिले हैं? जो नवीनतम साक्ष्य बताते हैं वो पता है किस जगह का बताते हैं? संत कबीर नगर में एक जगह है लहुरा देव, लहुरा देव, वहाँ से मिला है खेती के साक्ष्य। ओके, गेहूं और जौ के उपजाने के साक्ष्य भारत में अभी अपने संत कबीर नगर से मिला, यूपी में। ऐन्द्र महाभिषेक का विवरण दिया गया है। ऐन्द्र महाभिषेक का, तो ऐन्द्र महाभिषेक का विवरण किस में दिया गया? शतपथ ब्राह्मण में, ऐतरेय ब्राह्मण में, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में। तो ऐन्द्र महाभिषेक यज्ञ का उल्लेख ऋग्वेद में है, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरे का डी हो जाएगा। साथ ही वर्ण व्यवस्था का भी उल्लेख है ऋग्वेद में। कौन से मंडल में? 10वें मंडल में, पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त। ओके, तीसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़, नागपत्तनम। तो कौन सा है? ये तो सबको पता होना चाहिए, लोथल। लोथल पी हो जाएगा तीसरे का। ठीक है, और ये कहाँ है? गुजरात में है ये। और किस नदी के किनारे है? भोगवा नामक नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे। ओके, चौथा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर गौतम बुद्ध के जीवन से नहीं जुड़ा है? सही से पढ़ना, उनके जीवन से नहीं जुड़ा है ये पूछा है इसने। ओके, चंपा, पाटलिपुत्र, साकेत, कौशाम्बी, इसमें से कौन सा होना चाहिए? तो चौथा का आंसर होगा, इसने दिया है सी, पाटलिपुत्र। वाराणसी, राजगृह, कौशाम्बी, श्रावस्ती, वैशाली, मिथिला, चंपा, तक्षशिला, अयोध्या, उज्जैन, मथुरा इत्यादि नगरों का संबंध बुद्ध के जीवन से है। बुद्ध काल तक पाटलिपुत्र का विकास नहीं हो पाया था। ओके, पाटलिपुत्र उदयन ने बसाया था, तो बुद्ध के जीवन में पाटलिपुत्र का विकास नहीं हो पाया था, तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, पाटलिपुत्र। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की है? विलियम जोन्स, बी स्मिथ, आर के मुखर्जी, डी आर भंडारकर। जो सेंड्रोकोटस है, यूनानी ग्रंथों में सेंड्रोकोटस नाम मिलता है चंद्रगुप्त का, तो ये पहली बार पहचान किसने की ये पूछ रहा है। तो 5 का क्या हो जाएगा? विलियम जोन्स ने की थी पहचान। एस्ट्रेबो और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस, एरियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस और नियार्कस ने सेंड्रोकोटस कहा है। सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने ही सेंड्रोकोटस की पहचान की थी। ओके, छठे पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलवन के संबंध में सही नहीं है? उसने नियाबते खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उसने एकतादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया, ये किसने किया था? इल्तुतमिश, इल्तुतमिश ने किया था। उसने तुर्कान चहलगामी का प्रभाव समाप्त किया, सही नहीं पूछा है। उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया, ई। तो छठा का क्या आंसर हो जाएगा? छठा का होगा बी, इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ उसने नहीं किया था। दिल्ली में मदरसाए मुइज्जी नामक मदरसा की स्थापना किसने की थी? मदरसाए मुइज्जी नामक मदरसा, तो 7th का क्या आंसर हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक, नसरुद्दीन मुहम्मद, इल्तुतमिश और बलवन। तो इल्तुतमिश ने किया था, मदरसाए मुइज्जी का स्थापना किया था इसने। 8वां है अकबर के शासनकाल में प्रचलित
चौकोर चांदी के सिक्के का क्या नाम था? अकबर के काल में पूछ रहा है, चौकोर चांदी का सिक्का चलता, उसका नाम क्या था? तो 8 का क्या हो जाएगा? उसका नाम था जलाली। रुपया किसके समय में था? शेरशाह सूरी के समय में। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और जलाली के बारे में अगर बताऊं तो इसे अकबर ने ही चलाया था। मुगल बादशाह अकबर ने अपने समय में सोना चांदी के विभिन्न तोल और मूल्यों के सिक्के चलाए, ठीक है। तो अकबर ने ही जलाली नामक सिक्का चलाया था, चांदी का चौकोर सिक्का होता था। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेवार है, ये पूछा है। तो 9 का क्या आंसर हो जाएगा? गुरु तेग बहादुर। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर को मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करने के कारण 1675 ईस्वी में उनकी हत्या कर दी गई। इसके पूर्व सिखों के पवित्र धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ संकलन करता सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को जहांगीर द्वारा मारा गया था। तो जहांगीर गुरु अर्जुन देव जी, ठीक है। और औरंगजेब के समय गुरु तेग बहादुर जी। और इसके बाद है कि क्यों जहांगीर ने क्यों मारा था उनको? तो क्योंकि जहांगीर का पुत्र था खुसरो, वो बागी हो गया था, इसको संरक्षण दिया था अर्जुन देव जी ने। गुरु अर्जुन देव ने ही सूफी संत मियाँ द्वारा अमृतसर में हरमिंदर साहिब की नींव डलवाई थी। हरमिंदर साहिब जो है अमृतसर में, उसकी नींव उन्होंने ही डलवाई थी। कालांतर में सिख शासक रंजीत सिंह द्वारा हरमिंदर साहिब में स्वर्ण जरवाने के बाद अंग्रेजों द्वारा से स्वर्ण मंदिर नाम दे दिया गया। तो स्वर्ण किसने जरवाया था वहाँ पर? रंजीत सिंह जी ने। 9वें का आंसर हो जाएगा बी, गुरु तेग बहादुर। 10वें पर चलते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद किसको डुप्ले द्वारा हैदराबाद में तैनात किया गया था? डुप्ले ने किसको हैदराबाद में तैनात किया था? बुर्दोनेया, लाली, मैलकॉम या बुस्सी? तो 10वां का क्या आंसर हो जाएगा? बुस्सी को तैनात किया था। डुप्ले फ्रांसीसी था। अगले पर चलते हैं। मराठों के साथ होने वाले किस संधि को वॉरेन हेस्टिंग्स कागज का टुकड़ा मात्र मानता था? वॉरेन हेस्टिंग्स। तो 11 का क्या आंसर हो जाएगा? पुरंदर की संधि को। पुरंदर की संधि को अंग्रेज और मराठों के मध्य हुई पुरंदर की संधि को वॉरेन हेस्टिंग्स कागज का टुकड़ा मानता था। पुरंदर की संधि 1 मार्च 1776 को हुई थी। पेशवा माधवराव नारायण राव अंग्रेजों के बीच हुई थी। और सूरजी अर्जुन गांव के संधि 30 दिसंबर 1830 को सिंधिया व अंग्रेजों के बीच हुई। और ग्वालियर की संधि दौलतराव सिंधिया और अंग्रेजों के बीच हुई थी। ओके, तो हमने सारी संधियां देख ली। तो पुरंदर की संधि को वॉरेन हेस्टिंग्स कागज का टुकड़ा मानता था। भारत में से ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये तो पता होना चाहिए, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। तो 12 का सी हो जाएगा। 13वां है कि अस्थायी भूमि बंदोबस्त व्यवस्था में के बारे में आरसी दत्त के क्या विचार थे? अस्थायी भूमि जो व्यवस्था था, जमींदारी व्यवस्था जिसको कहा जाता है, उसके बारे में आरसी दत्त के क्या विचार थे? इन्होंने इसका पूर्ण समर्थन किया था, उन्होंने इसका पूर्ण विरोध किया था, उन्होंने इसके बारे में कोई विचार प्रकट नहीं किया। तो इसका आंसर दिया है ए, उन्होंने, आरसी दत्त ने इसका समर्थन किया था, अस्थायी भूमि बंदोबस्त का। भारत में जब रेलगाड़ी पहली बार प्रचलित हुई तो उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? वाणिज्य व्यापार की सुविधा प्रदान करना, कृषि वाले क्षेत्रों को बाजार से जोड़ना, सैनिक संचार को अधिक अच्छा और अधिक गतिमान बनाना, सस्ता यात्री परिवहन प्रदान करना, या ऑप्शन ई। तो 14 का क्या आंसर हो जाएगा? बी, कृषि वाले क्षेत्रों को बाजार से जोड़ना, ताकि सामान उठा कर हम यहाँ से ले जा सकें। 15 है कि प्रथम कपड़ा मिल बम्बई में किस वर्ष खोली गई? प्रथम कपड़ा मिल, तो 15 का हो जाएगा 1854 में। भारत में आधुनिक स्तर की प्रथम सूती मिल 1818 में कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लॉस्टर में लगाई गई, किंतु यह मिल लक्ष्य प्राप्ति में सफल नहीं हुई। द्वितीय मिल बम्बई स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी 7 जुलाई 1854 को मुंबई में फारसी कावासाजी नाना भाई दावर द्वारा लगाया गया था। तो 1854 बम्बई में फारसी कावसाजी नाना भाई दावर। ओके। 16वां है कि अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारियों को गोद लेने का अधिकार को पुनः कब स्थापित किया गया? तो वो डलहौजी ने क्या किया था कि अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे किसी को दत्तक पुत्र को आप गोद नहीं ले सकते, वो आपका वारिस नहीं हो सकता। और इसको फिर से लागू कब किया गया? तो 16 का डी हो जाएगा। 1858 साम्राज्य की घोषणा द्वारा बोला गया कि आप गोद ले सकते हैं। तालुकदार कौन था? 17वां क्वेश्चन है। तालुकदार कौन होते थे? एक छोटा कृषक, एक बड़ा जमींदार, धार्मिक स्थान की व्यवस्था करता था, जो लोगों से जजिया वसूल करता था। तो एक बड़ा जमींदार को तालुकदार कहा जाता था। ओके। तालुकदार कुलीन वर्ग से थे जो मुगल शासन और ब्रिटिश शासन के दौरान विशाल भूमि के मालिक होते थे, वंशानुगत होते थे ये। ओके। निम्नलिखित में से फराइजी आंदोलन के बारे में क्या सही नहीं है?
इसके संस्थापक शरीयत उल्लाह थे। उसने इस्लाम के अनिवार्य कर्तव्यों के पालन का समर्थन किया। इसने विभिन्न इस्लाम के संतों के समाधियों की पूजा की निंदा की। इसके नेताओं में केवल फारसी उर्दू में ही प्रचार किया करते थे। तो 18 का क्या हो जाएगा? सही नहीं पूछा है, 18 का हो जाएगा डी। ओके, कि केवल फारसी और उर्दू में ही प्रचार किया करते थे, ये गलत है। ओके, आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। वरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ अवस्थित है। वरकरी संप्रदाय श्रृंगेरी में, पंढरपुर में, नदिया में, वाराणसी में। तो जब भी वरकरी आता है तो हम किस जगह जाते हैं? तो 19 का क्या आंसर हो जाएगा? 19 का हो जाएगा पंढरपुर, महाराष्ट्र। वरकरी संप्रदाय का उद्भव दक्षिण भारत के पंढरपुर नामक स्थान पर हुआ विक्रम संवत के 13वीं शताब्दी में। इस संप्रदाय के प्रवर्तनों में कौन है? ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर हैं। और उन्होंने ज्ञानेश्वरी और अमृतानुभ नाम के 2 महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की है। ज्ञानेश्वरी की रचना की और अमृतानुभव की रचना की है। PDF में मिल जाएगा, पढ़ लेना। 20वां क्वेश्चन है कि 1891 के एज ऑफ कंसेंट बिल का किसने विरोध किया था? एज ऑफ कंसेंट बिल जो लाया गया था कि कितने उम्र में लड़कियों की शादी होगी, इसका विरोध किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। इसमें लड़कियों की शादी करने की उम्र को बढ़ाया गया था। 12 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं का विवाह पर रोक लगा दिया गया था। तो इसका बाल गंगाधर तिलक ने विरोध किया था। क्यों किया था? क्या वो बाल विवाह के समर्थक थे? बिल्कुल नहीं। उन्होंने बोला था कि हम अपने कानून खुद तय करेंगे, आप नहीं करोगे। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के संस्थापक कौन से संबंधित था? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के स्थापना से कौन संबंधित था, ये पूछा है। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। तो 21 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा? BG तिलक, बाल गंगाधर तिलक हैं संबंधित इससे। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना 1880 में न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ पुणे में की गई थी। इस संस्था के संस्थापक BG तिलक, VK चिपलंकर तथा MB नाम जोशी थे। धातव्य हो कि जस्टिस रानाडे इस सोसाइटी के संस्थापक सदस्य नहीं थे, बल्कि इसके संरक्षकों में से एक थे। रानाडे जो थे, जस्टिस रानाडे इसके सदस्य थे। यहाँ पर स्थापना में पूछा है कौन संबंधित था। निम्नलिखित में से किसने 22वां क्वेश्चन है 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी नियुक्त की थी? किसने नियुक्त की थी? तो 22 का कौन होगा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया था 1938 में। इसकी पहली बैठक 17 दिसंबर 1938 को बम्बई में हुआ था और 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन सुभाष चंद्र जी को अध्यक्ष चुना गया था। ओके, अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार कर दिया? किस अधिवेशन में किया था? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? बी। जब एक्ट आया तो अगले अधिवेशन उसको अस्वीकार कर दिया था। 24वां है कि निम्नलिखित में से किसने 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षीय भाषण को उनके बदले में पढ़ा था? बहुत ही डीप फैक्ट है ये। 24 का क्या आंसर होगा? गोपाल कृष्ण गोखले। कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1906 में, गोपाल कृष्ण गोखले ने पढ़ा था। 25 है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? 1905 में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, CR दास, आशुतोष मुखर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो 25 का क्या आंसर होगा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। ओके, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में आंदोलन किया था। बंगाल विभाजन का दिन 16 अक्टूबर 1905। ये डेट भी पूछा है BPSC ने। ओके, और समूचे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। लोग वंदे मातरम गा रहे थे, एक दूसरे को राखियां बांध रहे थे। 26 है कि सूरत अधिवेशन जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली फूट हुई थी, कौन सा अधिवेशन था? कितने नंबर का सूरत में अधिवेशन था? तो 26 का क्या आंसर हो जाएगा? वो 23वां था, 23वां अधिवेशन था, 23rd। ओके, 1907 में हुआ था और यहीं पर फूट हो गई थी। कांग्रेस का 21वां अधिवेशन बनारस में 1905 में हुआ था। 21वां कहाँ? बनारस में हुआ था। 22वां कलकत्ता में हुआ था, नेहरूजी जी इसके अध्यक्ष थे। और 23वां पुणे में हुआ था, सूरत में, सॉरी। ठीक है, 27 पर चलते हैं। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? 1946 के चुनाव के बाद बंगाल में, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में, पंजाब में, बिहार में, किस में अपनी सरकार बनाई थी मुस्लिम लीग ने? जल्दी से बताओ। 27 का क्या आंसर होगा? तो बंगाल में, बंगाल में अपनी सरकार बनाई थी। 28 है कि रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। रॉलेट एक्ट का क्या लक्ष्य था?
व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिबंधित करना, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तृत करना, देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बनाना। 28 का क्या आंसर होगा? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, मतलब बिना वारंट के भी गिरफ्तारी। अगला है चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन था? 29 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही आसान, सबको पता होगा, महात्मा गांधी। बिहार के जो नेता हैं उनमें से कौन कौन इसमें जुड़े हुए थे? एक बार नाम बताना सबका। आगामी पीढ़ियां शायद ही विश्वास करें कि ऐसा रक्त मांस का मानव कभी पृथ्वी पर अवतरित हुआ। महात्मा गांधी के विषय में किस व्यक्ति ने यह विचार व्यक्त किया था? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन। 30 का डी हो जाएगा, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था। 31 नंबर है कि निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? खिलाफत आंदोलन का परिणाम पूछा है। हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई, भाषा की समस्या तीव्र हुई, हिंदू मुस्लिम दंगे बढ़े, हिंदुओं को दबाया गया। तो हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई थी। 31 का ए हो जाएगा। ओके। और खिलाफत कमेटी का भी गठन हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। 1920 में इलाहाबाद में हुई हिंदू मुस्लिम एकता के संयुक्त बैठक में असहयोग को अस्त्र अपनाए जाने का निर्णय लिया गया कि असहयोग ही हमारा अब शस्त्र होगा। 31 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। 31 अगस्त 1920 को, याद रखना ये। 32 नंबर है कि मुजफ्फर अहमद, ऐसे डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? ये पिछली बार भी पूछा था, यूपीपीसीएस में 2020 में पूछा है, 2021 में, नलिनी गुप्ता के बारे में। तो 32 का क्या आंसर होगा? 32 का होगा किस षड्यंत्र में गए थे? कौन कौन है? मुजफ्फर अहमद, ऐसे डांगे, शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता। तो इसका आंसर होगा कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड। कानपुर कम्युनिस्ट नेता हैं सारे ये, तो कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड में इन सबको कैद किया गया था। ओके, आगे चलते हैं। 33 नंबर है कि निम्नलिखित में किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में किस कांग्रेसी नेता ने भाग लिया था? जवाहरलाल नेहरू, एम.के. गांधी, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद। तो किसान आंदोलन में नेहरू जी का अच्छा खासा योगदान है, तो पंडित नेहरू। 34 नंबर क्वेश्चन है, तो और कब हुआ था ये किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था, लखनऊ में। कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में। स्वामी सहजानंद सरस्वती इस सभा के अध्यक्ष थे और एन.जी. रंगा जो हैं वो इसके सचिव चुने गए थे। अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लेने वाले कांग्रेस नेता में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले नेताओं में और कौन कौन थे? जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और ये दोनों थे शामिल। इस सभा ने किसान घोषणा पत्र भी जारी किया था और इंदुलाल याज्ञिक के निर्देशन में एक पत्र का प्रकाशन भी प्रारंभ किया गया था। 34 नंबर क्वेश्चन है कि 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस कार्यकारी समिति में भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? 34 का क्या आंसर हो जाएगा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे, अध्यक्ष थे उस समय। ओके, वर्धा में। 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? जो पंडित नेहरू जी की प्रधानमंत्री बने थे वो उस समय, तो उनकी अंतरिम सरकार में कौन शामिल नहीं था, ये पूछा गया है। तो 35 का क्या आंसर हो जाएगा? डॉक्टर एस राधाकृष्ण, ये नहीं थे। बाकी सी राजगोपालाचारी थे, राजेंद्र प्रसाद थे कृषि मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। ओके। 36 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहलाता है? रोहतक, अवंती, कुरुक्षेत्र, उज्जैन। तो 36 का क्या आंसर हो जाएगा? 36 का आंसर होगा सी, उज्जैन। 2 सितंबर 1900 अगला है, प्राचीन काल से उज्जैन को समय की गणना के लिए केंद्रीय संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाता है, इसलिए उज्जैन को भारत का ग्रीनविच भी कहा जाता है। ओके, इसीलिए कहा था, प्राचीन समय से ही। मुगल काल में जयसिंह द्वितीय द्वारा उज्जैन, दिल्ली, जयपुर सब में जंतर मंतर बनाया गया था, जो समय देखने का लिए ही होता था, वेधशाला। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, गॉडविन ऑस्टिन, नंगा पर्वत। तो कौन सा है? ये तो पता होगा, 37 का बी हो जाएगा। अगर भारत के मुख्य भूमि में पूछे ना तो कंचनजंगा होगा, अगर पीओके में है ये तो गॉडविन ऑस्टिन इसका आंसर होगा। ओके, कंचनजंगा जो है ये महान हिमालय का भाग है, महान हिमालय, और ये गॉडविन ऑस्टिन जो है ये ट्रांस हिमालय का भाग है। तो सबसे ऊंचा अगर कोई बोले, अगर ये दोनों ऑप्शन में, तो ट्रांस हिमालय में गॉडविन ऑस्टिन होगा, K2। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? K2, गॉडविन ऑस्टिन।
37 का सी हो जाएगा। अगर महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछता तो भारत में, तो कंचनजंगा सिक्किम में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। सेवराय पहाड़ी पूछा है तो 38 का क्या आंसर हो जाएगा? डी, तमिलनाडु। सेवराय, जवादी, ये सब वही हैं। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भूआकृतिक प्रदेश कौन सा है? दक्षिण का पठार, उत्तर का मैदान, उत्तरी पर्वत, तटीय मैदान। तो सबसे बड़ा भाग में कौन सा फैला हुआ है? तो 39 का क्या आंसर हो जाएगा? सबको पता होगा, उत्तर का मैदान। ओके, उत्तर का मैदान सबसे बड़े भाग में फैला हुआ है भारत में। अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण कौन सा है? कि मतलब स्थल से ही निकलती है और स्थल में ही विलुप्त हो जाती है, वो नदी का उदाहरण पूछ रहा है। माही, घग्गर, कृष्णा, नर्मदा। तो 40 का क्या आंसर हो जाएगा? घग्गर। घग्गर नदी अंतःस्थलीय अपवाह नदी का उदाहरण है। यह शिमला के समीप शिवालिक के पहाड़ी से निकलकर राजस्थान के हनुमानगढ़ के समीप भटनेर के मरुस्थल में विलीन हो जाती है। 41 है कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात वाटरफॉल जोग प्रपात किस नदी पर है? जोग। तो 41 का क्या आंसर हो जाएगा? शरावती नदी पर है। 42 है कि सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र चेरापूंजी कौन से राज्य में स्थित है? ये सबको पता होना चाहिए। 42 का बी होगा, मेघालय में। सूर्य ग्रहण कब होता है? चतुर्थार्थ, चंद्रमा के दिन, प्रतिपदा के दिन, किसी भी दिन, पूर्णिमा के दिन। तो 43 का क्या आंसर होगा? 43 का हो जाएगा प्रतिपदा के दिन। सूर्य ग्रहण की स्थिति तब आती है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है, पता ही है, जिस कारण चंद्रमा की छाया पृथ्वी पड़ती है। अमावस्या को ही ये भी कहा जाता है, अमावस्या। जो अमावस्या होता है उसी को प्रतिपदा कहा जाता है। और जब भी चंद्र ग्रहण लगेगा तो वो कौन सा दिन होगा? पूर्णिमा। ठीक है। कर्क और मकर दोनों रेखाएं गुजरती हैं एशिया से, ऑस्ट्रेलिया से, दक्षिण अमेरिका से, अफ्रीका से। मैपिंग याद होगा। 44 का क्या आंसर होगा? डी। कर्क और मकर दोनों यहां से गुजरती हैं। भारतवर्ष आकार में विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश, 6ठा सबसे बड़ा, 7वां सबसे बड़ा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 45 का क्या आंसर होगा? 45 का सी हो जाएगा, 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत भौगोलिक दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से कौन से दूसरा है। और सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है, फिर कनाडा आता है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत आता है, उसके बाद ब्राज़ील आता है। ओके। निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय राजधानी नहीं है? 46 में से बर्लिन, न्यूयॉर्क, कैनबरा, बीजिंग। तो न्यूयॉर्क किसी की राजधानी नहीं है, 46 का सी हो जाएगा। वॉशिंगटन है ना अमेरिका की राजधानी। पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान पाया जाता है भूपर्पटी में, मेंटल में। आयतन और द्रव्यमान दोनों पूछा है, बाह्य कोर में, आंतरिक कोर में। तो 47 का क्या आंसर होगा? 47 का हो जाएगा बी, मेंटल में। सबसे बड़ा यही है, 47 का बी हो जाएगा। ओके। और मैं पढ़ देता हूं इसको कि जिसमें पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन द्रव्यमान मेंटल में पाया जाता है, जो क्रमशः 83% से 68% तक है। 83 से 68 तक है अनुमान कि मेंटल में पाया जाता है। 48 नंबर, एक निम्न से कौन रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है? रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है। ओके, ये पूछा है। तो रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण कौन सा होगा? किलिमंजारो, आरावली, एटना, हिमालय। तो 48 का क्या आंसर हो जाएगा? 48 का हो जाएगा डी। जो पहाड़ अवक्षरण के शिकार हो जाते हैं, धीरे धीरे कटान के कारण पठार से थोड़ा ऊंचे हो जाते हैं, उन्हें अपशिष्ट पर्वत कहा जाता है। अपशिष्ट पहाड़ों की सूची में भारत का आरावली पर्वत और बिहार में पारसनाथ की पहाड़ी प्रमुख है, जो रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है। जो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण होते हैं वही है। आरावली दुनिया के प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ओके। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपैक्सी, फ्यूजियामा, किलाऊ या वेसुवियस? वेसुवियस जो है तो वो पूछा है। तो 49 का क्या आंसर होगा? किलायू। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू है, जो अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है। हवाई द्वीप। आगे बढ़ता हूँ, 50 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सैली बीज सागर जहाँ है वह है सैली बीज सागर। तो 50 का क्या आंसर हो जाएगा? मध्य अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया, आर्कटिक सागर, उत्तरी सागर, दक्षिण पूर्व एशिया में है। इधर जो है सिंगापुर, उसके बाद से बाकी जो मलेशिया वगैरह है उधर ही है, फिलीपींस के आसपास। 51, भारत सरकार अधिनियम 1919 किस पर आधारित था? मार्ले मिंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, रैमजे मैकडोनाल्ड अवार्ड। तो 51 का क्या आंसर हो जाएगा? बी,
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू क्या था उस समय? सचिव था, भारत सचिव, और चेम्सफोर्ड वाइसराय। भारत सरकार के आय का सबसे बड़ा स्रोत है रेलवे, उत्पाद कर, बिक्री कर, प्रत्यक्ष कर। तो 52 का क्या आंसर हो जाएगा? 52 का हो जाएगा बी, उत्पाद कर। उत्पाद कर सबसे बड़ा आय का स्रोत है। 53 है कि भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किससे उपबंध किया गया है? तो 53 का क्या आंसर हो जाएगा? 53 का हो जाएगा बी, उद्देश्य का और राज्य के नीति निषेध तत्व। 54 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारत के राज्य और उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा दिया गया है? ये तो पहली ही अनुसूची में है, तो 54 का क्या आंसर हो जाएगा? बी, पहली अनुसूची। 55 है कि भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? तृतीय जो अनुसूची है, संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, तो ये सही है। पहला किस में है? तो बी आंसर काट देते हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ, 1, 2 तो होगा ही, तो इन तीनों में ही है। तीसरा, भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप, तो तीसरा नहीं हो सकता, तीसरा गलत है। तीसरा किस किस में है? इसमें है और इसमें है, तो आंसर आ गया सी। संसद के सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, तो ये सही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 4। ये किस में है? ये आर्टिकल 60 में है, राष्ट्रपति का शपथ। अगला है कि निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना गया है? विधि का शासन, शक्तियों का परिसीमन, विधि के समक्ष समता, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व और स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। विधि का शासन की बात कर रहा है। तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा? पहला होगा शक्तियों का परिसीमन, विधि के समक्ष समता और स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। तो ये 1, 2, 4 हो जाएगा। 56 का सी हो जाएगा। ठीक है। विधि का शासन प्रसिद्ध ब्रिटिश न्यायविद प्रोफेसर डाइसी की संकल्पना है। इसका मतलब होता है कि कानून के ऊपर कोई भी आदमी नहीं होता। तो 56 का सी हो जाएगा। 57 नंबर पर चलते हैं कि विधि का शासन जिस प्रकार की समानता को प्रतिस्थापित करता है वह है मूल्य विषयक, प्रक्रियात्मक, प्रतिमानित या वितरक। 57 का तो प्रक्रियात्मक समानता की बात करता है कि प्रक्रिया सबके लिए समान होनी चाहिए। समझ गए? विधि का शासन, कानून का शासन जिसको बोलते हैं। भारत में निवारक निरोध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए उनमें से कौन से सही है। भारतीय संविधान सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निमित्त संसद को निवारक निरोध विषयक विधि बनाने के लिए अधिकृत करता है। ये सही होगा कि गलत होगा? आगे बढ़ते हैं। दूसरा, निवारक निरोध के अंतर्गत निरोधित व्यक्ति के ऊपर एक निश्चित अवधि के पश्चात मुकदमा चलाना आवश्यक है। तीसरा है कि निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी का आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन अवसर दिया जाना चाहिए। चौथा है कि सामान्य रूप से निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को अधिकतम 2 माह तक बंदी बनाए रखा जा सकता है। ओके, तो 58 का क्या आंसर हो जाएगा? निवारक निरोध किस में है? आर्टिकल 22 में है। 58 का आंसर होगा, पहला सही था एक तो इसका कि भारतीय संसद इस पर कानून बना सकती है, और तीसरा है कि उसको अपनी बात रखने का अवसर दिया जाना चाहिए। 1 और 3 होगा, बाकी 2 और 4 गलत हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 58 का आंसर होगा सी। ओके, 59 नंबर पे चलते हैं। निवारक निरोध समझ गए। 59 पर चलते हैं। निम्न से कौन राज्य का नीति निर्देशक तत्व है? नीति निर्देशक तत्व पूछा है DPS 36 से 51 आर्टिकल। प्रेस की स्वतंत्रता, ये तो मूल अधिकार है। धर्म की स्वतंत्रता, मूल अधिकार। कुटीर उद्योग प्रोत्साहन, कानून के सबक समानता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 59 का क्या आंसर हो जाएगा? सी, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। यह नीति निषेध तत्व में आता है, बाकी सब मूल अधिकार है। 60 है कि देश की रक्षा के लिए मूल कर्तव्यों के अनुरूप सभी पुरुष नागरिकों को सेना में अनिवार्य रूप से भर्ती कर लिया जाए तो यह कानून होगा। अविवेकपूर्ण होगा चूंकि इसमें श्रेणियों का प्रावधान नहीं है। भेदभावपूर्ण होगा चूंकि उम्र का आधार रखना होगा। क्या होना होगा इसका आंसर? तो 60 का सी है कि लिंग के आधार भेदभावपूर्ण माना जाएगा। डी है कि संविधान किसी प्रावधान के प्रतिकूल नहीं होगा। तो 60 का आंसर हो जाएगा डी। ओके, 61 पे चलते हैं कि संसदात्मक सरकार निम्नलिखित में से किसके अभाव में कार्य नहीं कर सकती? संसदात्मक सरकार 61 का क्या होगा? संसद में जब तक राजनीतिक दल नहीं होंगे तब तक कैसे काम करेगा? सी हो जाएगा। 62 है कि निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला जा सकता? ये किसका कथन है? तो 62 का क्या हो जाएगा? सी, BD अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर का है, BR अम्बेडकर जी का।
63 है कि शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? शून्यकाल ये अपना स्वदेशी है, तो 63 का क्या आंसर हो जाएगा? भारत का। जो शून्यकाल होता है जब 12 बजते हैं उसी समय को कहा जाता है शून्यकाल। ओके, शून्यकाल के बारे में मैं पढ़ देता हूँ कि संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय जो साधारणतः शून्यकाल होता है, 0 आवर कहा जाता है। यह वर्ष 1962 में लाया गया था। तो कब लाया गया था? 1962 में लाया गया था शून्यकाल। इसमें संसद सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के प्रश्न उठा सकते हैं। संसद में शून्यकाल का समय दोपहर 12 से 1 बजे तक का होता है। इस काल के दौरान सदस्य अविलंबनीय महत्व के मामले को उठाते हैं और उस पर तुरंत कार्रवाई चाहते हैं। समझ गए? शून्यकाल जब दिन का 12 बजे होता है, 12 से 1, प्रश्नकाल के ठीक बाद 1 घंटे का आवर होता है ये। संविधान की 11वीं अनुसूची के अनुसार पंचायतों के क्षेत्राधिकार में कुल कितने विषयों को रखा गया है? 64 का क्या आंसर होगा? सी, 29 सब्जेक्ट को रखा गया, 29 सब्जेक्ट को रखा गया पंचायतों के अंतर्गत। वित्त आयोग का गठन किया जाता है 4 वर्ष की अवधि के लिए, 5 वर्ष की अवधि के लिए, 7 वर्ष की अवधि के लिए, 10 वर्ष की अवधि के लिए। तो वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है? तो 65 का क्या आंसर हो जाएगा? बी। और आर्टिकल कौन सा है? 280 वित्त आयोग। नरसिम्हन समिति, अभी जो 15वां वित्त आयोग चल रहा है उसके अध्यक्ष कौन है? बिहार से ही है। नरसिम्हन समिति निम्नलिखित में से किस सुधार से संबंधित था? नरसिम्हन समिति किससे सुधार से संबंधित था? 66 का क्या हो जाएगा? बैंकिंग संरचना, सी हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में 1991 के आर्थिक संकट के उपरांत बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए नरसिम्हन समिति बनाई गई थी। ओके, और कौन कौन सी समितियां हैं? चलैया समिति है कर सुधार से, दत्त समिति है औद्योगिक लाइसेंसिंग से, कोठारी समिति है शैक्षणिक सुधार से, केलकर समिति है प्रत्यक्ष और परोक्ष कर के लिए, और मल्होत्रा समिति है बीमा क्षेत्र सुधार के लिए। 67 है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विदेश व्यापार में धन लगाने में मदद की। भारत के विदेश व्यापार में, तो 67 का क्या आंसर हो जाएगा? एक्जिम बैंक। एक्जिम बैंक जो होता है, आयात निर्यात बैंक बोलते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक, एक्जिम बैंक। 68 नंबर है कि किसके शासनकाल में भारत में उदारीकरण के प्रथम चरण को आरंभ किया गया था? प्रथम चरण, लिबरलाइजेशन जो है उसका प्रथम चरण का आरंभ कब किया गया था? 68 का क्या हो जाएगा? पीवी नरसिम्हा राव, 1991। आर्थिक सुधार। अगला है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को आरंभ किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ठीक है। 69 का क्या आंसर हो जाएगा? 2005 में इसको शुरू किया गया था, 12 अप्रैल 2005 को, ग्रामीण स्वास्थ्य की देखभाल के लिए। 70 है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सकल प्रजनन दर TFR कितना है? ये चर्चा में है। क्यों? क्योंकि नया जो हमारा पारिवारिक सर्वेक्षण आया है उसमें कम हो गया हमारा TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट हमारा कम हो गया है, जनसंख्या हमारी कम हो जाएगी ऐसा बताया गया है। और लिंगानुपात भी हमारा 1000 से ज़्यादा पहली बार हुआ है, ठीक है। महिलाओं की संख्या 1000 पुरुषों की तुलना में बढ़ी है, जो लेटेस्ट डेटा आया है। लेकिन जब 2011 की बात करें तो 2011 पर ही बात करना है। तो 70 का क्या आंसर हो जाएगा? 2.4 था हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट, 2.4 है 2011 की जनगणना के अनुसार। पार्शिक इकाई है, पार्शिक किसकी इकाई है? 71 का क्या आंसर होगा? पार्शिक दूरी की इकाई है, लंबी दूरी नापने के लिए। पार्शिक में होता है एक 3.08 गुना 10⁻16 मीटर या 3.26 प्रकाश वर्ष, पार्शिक। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र महासागर की गहराई नापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? महासागर की गहराई के लिए ऐसे क्वेश्चन खूब पूछता है BPSC। तो 72 का क्या आंसर हो जाएगा? डी, फैदोमीटर। फैदोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? विद्युत धारा की प्रबलता मापता है। एमीटर क्या करता है? विद्युत करंट मापता है, ये प्रबलता मापता है। और बैरोमीटर क्या करता है? वायुदाब मापता है। और फैदोमीटर समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र है। 72 नंबर क्वेश्चन हो गया। 73 पर चलते हैं कि घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित होता है? स्फटिक क्रिस्टल जो लगाए जाते हैं 73 का, तो दाब विद्युत प्रभाव, सी हो जाएगा इसका। घड़ियों में प्रयुक्त किए जाने वाले स्फटिक क्रिस्टल दाब विद्युत प्रभाव पर क्या करते हैं? और दाब विद्युत प्रभाव के कारण ही घड़ियों में लगे हुए स्फटिक क्रिस्टल चमकते हैं, जिससे रात में अंधेरे में भी घड़ियां देखने में सुविधा होती है। अगला है कि पानी के 4 डिग्री सी पर तो शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री सी हो जाए तो, ये पूछा है। तो 74 का क्या आंसर होगा? शरीर डूब जाएगा। 4 डिग्री सी पर क्यों तैरता है? क्योंकि पानी का सबसे ज़्यादा आयतन, डेंसिटी, घनत्व जो होता है वो 4 डिग्री सी पर ही होता है। ओके, इसके बाद जब बर्फ़ की तरफ जाते हैं, जब और ठंडा करते हैं तो वो डेंसिटी कम हो जाता है।
75 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 75 क्या है? जो ध्वनि तरंगे में नहीं होती घटना, जो ध्वनि तरंगों में नहीं होती हैं, परावर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवन, विवर्तन। तो 75 का क्या हो जाएगा? ध्रुवन। ध्रुवन नहीं होता है, ठीक है, ये साउंड इन वेव के साथ नहीं होती है। ध्रुवन क्या होता है कि प्रकाश जब किसी स्रोत से निकलता है तो सीधी रेखा में सिर्फ गमन करता है, ठीक है, ये ध्रुवन होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ लाइट में होता है, बाकी साउंड में ये चीज़ नहीं होता है, ओके। और ध्रुवन की घटना सदैव अनुप्रस्थ तरंगों में ही संभव है, ध्वनि तरंगों में ये चीज़ संभव नहीं है। अनुप्रस्थ तरंग जो होती है केवल उन्हीं में ही ध्रुवन की घटना हो सकती है। 76 है कि प्रकाश का निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? अवशोषण किसका होता है ये पूछा। बैगनी, नारंगी, नीला, लाल, पीला, बैगनी और इंडिको और पीला। तो 76 का क्या हो जाएगा? 76 का होगा बी, नीला और लाल रंग, इसका तीव्र अवशोषण होता है पौधों द्वारा। जब टीवी स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। श्रव्य तुरंत सुनाई देता है लेकिन दृश्य बाद में दिखाई देता है, क्योंकि दृश्य को कुछ अभ्यास समय चाहिए। दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई देता है, क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा में कम वेग से चलती है। यह टीवी के ब्रांड पर निर्भर करता है। तो 77 का क्या आंसर हो जाएगा? ए, श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ ही शुरू होते हैं। 78 है कि हीलियम के नाभिक में क्या होता है? हीलियम केवल एक प्रोटॉन, दो प्रोटॉन एवं दो न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन एवं दो न्यूट्रॉन, ई। तो 78 का क्या आंसर हो जाएगा? 78 का होगा सी, दो प्रोटॉन एवं एक न्यूट्रॉन होते हैं हीलियम में, ओके। आगे चलते हैं। 79 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? मूल तत्व है रेत, हीरा, शक्कर या संगमरमर। तो 79 का क्या आंसर हो जाएगा? रेत मूल तत्व है। बाकी संगमरमर क्या है? चूना। और हीरा क्या है? कार्बन। और शक्कर क्या है? ग्लूकोज। अग्निशमन में कौन सी गैस आती है? जो फायर आग बुझाने वाली हो, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो पता होगा ये तो सबको, कौन सी आती है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ओके, CO2 आती है। 81 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? विसर्जन नलिका जो बोला है, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, नियॉन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो 81 का क्या आंसर हो जाएगा? 81 का आंसर होगा, जब भी कोई बल्ब वगैरह होता है तो उसमें जो ऐसे गैस डाले जाते हैं जो निष्क्रिय होते हैं, तो नियॉन होगा, नियॉन। विसर्जन नालिका ये बोल रहा है, ट्यूबलाइट की बात कर रहा है। LPG सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध निम्नलिखित में से किसकी होती है? LPG का लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होता है, इसका कोई अपना दुर्गंध नहीं होता। इसमें हम क्या मिलाते हैं? इथाइल मरकैप्टेन। 82 का डी होगा। इसको मिलाते हैं हम, क्यों? क्योंकि इससे गंध आती है, जिससे लीकेज का पता चल जाए, वरना पता नहीं चलता अगर इथाइल मरकैप्टेन उसमें नहीं होता तो। समझ रहे हो? 82 का क्या आंसर हो जाएगा? डी। अगले पर चलते हैं कि 22 कैरेट सोने की शुद्धता होती है, 22 कैरेट की बात कर रहा है। 83 का क्या आंसर हो जाएगा? सी, 92%। 84 है कि निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है? फिनबैक व्हेल, ब्लू बैक व्हेल, हम्पबैक व्हेल, स्पर्म व्हेल। तो 84 का हो जाएगा सी, स्पर्म व्हेल। ये दांत वाली व्हेलों में विशालतम होता है। जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं। आनुवांशिक लक्षण, जेनेटिक जो होते हैं लक्षण, वो संतान में किसके द्वारा ले जाते हैं? राइबोसोम्स, क्रोमोसोम्स, लाइसोसोम, प्लाज्मा। तो 85 का क्या हो जाएगा? बी, क्रोमोसोम्स। ये जेनेटिक ट्रांसफ़र का काम करता है, ओके। स्पर्म में होता है ये क्रोमोसोम्स। 85 का बी हो जाएगा। 86 है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? कंकाल में, तंत्रिका में, जनन में, संयोजी में। तो 86 का क्या आंसर हो जाएगा? बी, तंत्रिका तंत्र में। इसमें इसकी कोशिकाओं में कोई विभाजन नहीं होता। EEG से जिस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है वह कौन सा है? EEG। 87 का EEG का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोइन्फोलोग्राम, ठीक है, EEG कहते हैं, इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राम, इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राम कहते हैं। तो 87 का क्या आंसर हो जाएगा? बी, मस्तिष्क का इसका जांच किया जाता है। मस्तिष्क की स्वतः विद्युत गतिविधियों को इलेक्ट्रोड द्वारा रिकॉर्ड की जाने वाली प्रक्रिया को इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राम कहते हैं। इसके द्वारा मस्तिष्क के विभिन्न रोगों का ज्ञान हो सकता है, जैसे मिर्गी, मस्तिष्क के संक्रामक रोग,
मस्तिष्क की टीबी, मस्तिष्क का कैंसर, मस्तिष्क के कृमि रोग इत्यादि। तो इसका बी हो जाएगा। ईईजी शरीर में प्लेटलेट्स के उत्पादन का नियंत्रण करता है। प्लेटलेट्स के उत्पादन का नियंत्रण कौन करता है? तो 88 का क्या हो जाएगा? थ्रोम्बोपेटिन, बी होगा। ओके, अगले पर चलते हैं। एंजाइम है एक, एंजाइम क्या होता है? बैक्टीरिया, वायरस, बायो उत्प्रेरक, विटामिन। तो बायो उत्प्रेरक होता है, 89 का सी हो जाएगा। एंजाइम रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करने वाले प्रोटीन को कहते हैं। इसके लिए एंजाइम शब्द का प्रयोग 1877 में कुहने ने पहली बार किया था। एंजाइम इस प्रकार का बायो उत्प्रेरक है। वैसे ऊपर वाला जो क्वेश्चन था कि प्लेटलेट्स, इसका काम क्या होता है? तो रक्त का थक्का जमाता है, कटा फटा जगह पर रक्त का थक्का जमाता है। ये पूछा है पिछली बार बीपीएससी में। प्रोटीन के पाचनों में सहायक एंजाइम कौन से हैं? यूरियन, सल्फेटेस, प्रोटीएस, ट्रिप्सिन। तो 90 का क्या आंसर हो जाएगा? 90 का हो जाएगा सी, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन प्रोटीन और पेप्टोन को पेप्टिसाइड और अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। एमाइलेज यह मांड को घुलनशील शर्करा में बदल देता है। और लाइपेज यह एम्प्लीफाइड वसाओं को ग्लिसरीन और फैटी एसिड में परिवर्तित कर देता है। ओके, तो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है ट्रिप्सिन। प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो शरीर ताप को कम करता है, हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है, प्रतिरक्षा तंत्र को प्रवर्तित करता है, विष के प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो 91 का आंसर क्या होना चाहिए? प्रतिरक्षा तंत्र को प्रवर्तित करता है। प्रतिजन, एंटीजन अभी तो बहुत ज़्यादा चर्चा में था, कोरोना में एंटीजन। हिपेरिन जो परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्कों के जमाव को रोकता है का निर्माण किसके द्वारा होता है? लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, बायोफिल्स, इओसिनोफिल्स। परिसंचरण तंत्र जो है हमारा, जो शरीर में रक्त का हमारा अपना परिसंचरण तंत्र है, उसमें रक्त का थक्का बनाने से रोकता है ये, तो उसका नाम पूछा है। 92 का क्या आंसर हो जाएगा? बेसोफिल्स। हिपोरिन रक्त प्रतिस्कंदी है जिसका निर्माण शरीर में बायोफिल्स तथा मास्ट कोशिकाओं द्वारा होता है। इसका उपयोग विभिन्न प्रयोगात्मक और चिकित्सीय उपकरण जैसे टेस्ट ट्यूब, गुर्दे की डायलिसिस मशीनों में भी थक्का रोधी आंतरिक सतह बनाने के लिए किया जाता है। तो बेसोफिल्स होगा इसका। शरीर के अंदर में निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? विटामिन ए, प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन। किसका निर्माण नहीं होता? तो 93 का हो जाएगा। विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता। ओके, 2 से 3 विटामिन है। मैंने विटामिन पर जो एमसीक्यू करवाया घटना चक्र का, उसमें जाकर देखना 170 के करीब में विटामिन पर क्वेश्चन मिल जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे वहीं से आएंगे अगर विटामिन से क्वेश्चन आते हैं तो उसे मैंने बताया हुआ है कि 2 से 3 विटामिन ऐसे हैं जो हमारे शरीर में बनते हैं। कौन कौन से? 94 पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी औषधि बुखार को कम करती है? थोड़ा सा सर्च करो। निम्नलिखित में कौन सी औषधि बुखार को कम करती है? अति संवेदी, ज्वारहारी, प्रशांतक, प्रतिजैविक। बहुत खराब हिंदी दिया है इसका। 94 का क्या हो जाएगा? बी, ज्वारहारी। बुखार में सामान्यतः ज्वारहारी दवाएं दी जाती है, जबकि प्रतिजैविक दवाएं जीवाणु जनित बीमारियों में दी जाती है। प्रतिजैविक जो होती है वो जीवाणु जनित, बैक्टीरिया वाले में। ओके, परितंत्र, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग 1935 में किसके द्वारा किया गया था? इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग तो 95 का हो जाएगा, टांसले द्वारा। 1935 में इकोसिस्टम, परितंत्र की। 96 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण को रोकथाम की एक यंत्रीय विधि नहीं है? यंत्रीय विधि पूछ रहा है। बैग फिल्टर, साइक्लोन कलेक्टर, साइक्लोन डिवाइडर, साइक्लोन सेपरेटर। तो 96 का क्या हो जाएगा आंसर? 96 का हो जाएगा डी, साइक्लोन डिवाइडर। वायु प्रदूषण रोकथाम की यांत्रिक विधि है बैग फिल्टर, साइक्लोन कलेक्टर, साइक्लोन सेपरेटर, किंतु साइक्लोन डिवाइडर वायु प्रदूषण की रोकथाम की यांत्रिक विधि नहीं है। 97 है कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है टुंड्रा वनों में। टुंड्रा वन कहाँ होते हैं? बिल्कुल ऊपर, शीतोष्ण कटिबंध के ऊपर वाले भाग में, ठंडे प्रदेशों में। शंकुधारी शीतोष्ण वन में होते हैं। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन और शीतोष्ण वन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्षा वन की सबसे ज़्यादा उत्पादकता होती है, जो विषुवत के आसपास, विषुवत के 5 से 10 डिग्री ऊपर तक होते हैं और 10 डिग्री नीचे, जैसे अमेजन हो गया, जैसे अफ्रीका के जंगल्स हो गए, जैसे ब्राज़ील में हो गया अमेजन। ठीक है, अपने यहाँ कहाँ है? पश्चिमी घाट और नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है अपना, वहाँ पर, और अंडमान, इन 3 जगह पर वर्षा वन पाए जाते हैं भारत में। सदाबहार वन,
न शब्द सामान्य शब्दों में। 98 है कि ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाता है? उल्कापिंड, अंतरिक्ष अन्य विकिरण, हानिकारक वायु, अंतरिक्ष मलबा या ई। तो 98 का क्या आंसर होगा? 98 का हो जाएगा अंतरिक्ष एवं अन्य विकिरण से ओजोन परत हमें बताता है, विकिरण अल्फा बीटा गामा। विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? तो ये भागलपुर में है। 99 का ए हो जाएगा। 100 है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बाबू कुंवर अमर सिंह, बाबू हरे कृष्ण सिंह, राजा शाहजादा सिंह, कुंवर सिंह। तो 100 का क्या आंसर हो जाएगा? 100 का होगा कुंवर सिंह। वैसे ई होना चाहिए क्योंकि बाबू अमर सिंह भी थे, नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। बाद में जब ये इनकी मृत्यु हो गई तो अमर सिंह ने किया था। 101 है बिहार इनमें से किसके द्वारा सर्वाधिक वृष्टि पाता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी वर्षा, उत्तर पूर्वी मौसमी वर्षा, नॉर्वेस्टर या स्थानीय वायु। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी जो मौसमी वायु होती है, 101 का क्या हो जाएगा? ए। मानसूनी वर्षा के द्वारा ही सबसे ज़्यादा वर्षा पाता है। भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो जूट उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन आता है बताना मुझे। ओके, द्वितीय स्थान पर कौन आता है? जूट उत्पादन मैंने पढ़ाया है खेती वाले भाग में, तो उसमें से जाकर देखना। 102 का क्या आंसर हो जाएगा? दूसरा। पहले पर कौन आता है? वेस्ट बंगाल। ओके, पश्चिम बंगाल देश से पहले स्थान पर आता है। 103 है कि बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? पहली बार उस समय जो बिहार 1937 में मंत्रिमंडल गठित हुई थी उसमें प्रधानमंत्री कौन बने थे? क्यों? उसमें मुख्यमंत्री का नाम नहीं होता, उसमें प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो 103 का क्या आंसर हो जाएगा? मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस ने नेतृत्व किया था। 1935 के भारत शासन परिषद के बाद चुनाव हुए थे, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में पहला बिहार मंत्रिमंडल गठित हुआ। इसके अन्य सदस्य थे वहाब अली, कुमार अजीत प्रसाद, बीज वायसराय और सिंह और गुरु सहाय लाल थे। कांग्रेस ने इसका विरोध किया। इसी बीच वायसराय ने आश्वासन दिया कि भारतीय मंत्रियों के वैधानिक कार्यों में राज्यपाल हस्तक्षेप नहीं करेगी। मोहम्मद यूसुफ आंतरिक सरकार ने त्यागपत्र दिया और 20 जुलाई को फिर से श्री कृष्ण सिंह जी के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ था। ओके, तो यही था। मार्च में ये बने और फिर जुलाई में श्री कृष्ण सिंह जी बन गए थे। तो मोहम्मद यूनुस थे सबसे पहले, प्रथम पूछा है ना, प्रथम भारतीय। 104 पे चलते हैं। बिहार का अद्वितीय त्यौहार कौन सा है? सबको पता होगा, छठ पूजा। 104 का डी हो जाएगा। 105 है कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो 1912 वाला कहाँ हुआ था? बांकीपुर। और 1922 वाला कहाँ पर हुआ था? तो 105 का क्या आंसर हो जाएगा? सी, गया में, गया अधिवेशन। इसके अध्यक्ष का नाम बताओ जरा मुझे देख के। अगले पर चलते हैं कि 106 बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना है? तो ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, रांची था। वैसे ऊपर वाले क्या होगा, कौन थे अध्यक्ष? CR दास, चित्तरंजन दास। 107 है पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेर शाह ने, अलाउद्दीन हुसैन शाह ने, इब्राहिम लोदी ने, राजकुमार अजीम ने। तो किसने बनाया था? 107 का क्या आंसर हो जाएगा? शेर शाह सूरी ने। 108 है कि 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय के पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय झंडे को फहराया था। 11 अगस्त 1942 भारत छोड़ो वकीलों ने, अध्यापकों ने, विद्यार्थियों ने। विद्यार्थी और 7 विद्यार्थी जो शहीद हुए थे उन सब के नाम भी पढ़ाए हैं KBC नैनो में मैंने। 108 का हो जाएगा सी। ये BPSC प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। 109 पे चलते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गया बिहार में हुआ था? अभी ऊपर किया हमने, तो 1922 वाला। 110 है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार को कितनी सीटें मिली थी? 1935 द्वारा केंद्रीय सदन के उच्च सदन में, उस समय जो केंद्र सरकार थी उसमें बिहार का कितना सीट था? तो 110 का क्या हो जाएगा? सी, 8 सीट मिले थे। अभी बिहार के कितने सदस्य राज्यसभा में हैं? फैक्ट्स याद होंगे, जल्दी से कमेंट करो। 11 है कि बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा क्या है? औसत वार्षिक वर्षा पूछा है। वैसे बिहार है, मान लो ये चौकोर अपना, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और इस क्षेत्र में सबसे कम होती है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, लेकिन औसत पूछा है। तो 111 का क्या हो जाएगा? 111 का होगा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है, जो अधिक वर्षा है, कम नहीं है। बिहार में बिहपुर की घटना के संबंध किससे है? सांप्रदायिक दंगों से, सत्याग्रह आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से, मुस्लिम लीग के अधिवेशन से। तो 112 का क्या हो जाएगा बिहार में? तो सी है, भारत छोड़ो आंदोलन से है। बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है। 113 है कि बिहार में ग्राम पंचायतों का अंतिम चुनाव हुआ था।
ग्राम पंचायतों का अंतिम चुनाव हुआ था, ये तो 1997-1991 उस समय क्वेश्चन होगा, इसको हटा देते हैं। अब मैथ्स के क्वेश्चन शुरू होंगे। बाइनरी नंबर पूछा है, मैथ्स के क्वेश्चन है ये सारे, इसको छोड़ के आगे चलते हैं हम लोग। मैथ्स के क्वेश्चन कर लेना, आपको PDF में मिल जाएगा। निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है? ओके, यही तो है ना। हाँ, 1 मिनट यहाँ देख लेता हूँ मैं। हाँ, यही है 122 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है? 123 का क्या आंसर हो जाएगा? 123 का होगा डी, 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और 20 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व सांख्यिकी दिवस। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य, 12 अक्टूबर को और 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस देश ने एक परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का परीक्षण किया? हाइपरसोनिक गाइडेड व्हीकल का परीक्षण किया। 124 का क्या हो जाएगा? सी, चीन ने किया था, जिस पर बहुत विवाद भी हुए थे। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने आयुध निर्माण बोर्ड OFD के पुनर्गठन के माध्यम से बनाए गए कितने रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम राष्ट्र को समर्पित किए हैं? हमारे रक्षा उत्पादन के लिए बहुत सारी कंपनियां बनाई गई हैं, तो 7 कंपनियां बनाई गई हैं, जो 7 कंपनियां विभिन्न रक्षा उत्पादों को निर्माण करेगी। हाल ही में अमिताभ चौधरी को पुनः कितने वर्षों के लिए एक्सिस बैंक का CEO बनाया गया है? तो सबसे पहली बात, इसमें क्या सा फैक्ट मिल गया? अमिताभ चौधरी एक्सिस बैंक के CEO हैं। तो कितने वर्ष के लिए, ये तो देख ही लेते हैं। तो 3 वर्षों के लिए। 126 का बी हो जाएगा। चक्रवाती तूफान यास का उद्गम कहाँ से हुआ था? यास का उद्गम पूछ रहा है। 127 का हो जाएगा डी, बंगाल की खाड़ी से। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? APJ अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल का उद्घाटन 128 का क्या हो जाएगा? सी, विशाखापट्टनम में किया गया है। ठीक है, उनकी 90वीं जयंती थी, उसी अवसर पर किया गया। 129 नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लूसी मिशन लॉन्च किया? लूसी मिशन, तो 129 का क्या हो जाएगा? नासा ने किया था लूसी मिशन। अक्टूबर 2021 में सौरमंडल के जीवाश्मों की पड़ताल करने के लिए नासा ने लूसी मिशन को लॉन्च किया। इस मिशन को बृहस्पति ग्रह के लिए रवाना किया गया है। यह मिशन बृहस्पति ग्रह पर ट्रोजन की पड़ताल करेगा। तो लूसी मिशन किससे संबंधित हो गया? बृहस्पति ग्रह के लिए। 130 है कि हाल ही में किस देश ने भारत को $500 मिलियन ऋण के रूप में मांग की? $500 मिलियन किस देश ने मांग की? 130 का क्या हो जाएगा? श्रीलंका ने। श्रीलंका की दयनीय स्थिति हो गई है, खाद्यान्न वगैरह की कमी हो गई है। इसने क्या किया गलती? 100% ऑर्गेनिक उत्पादन के लिए देश में बोल दिया, ठीक है, और बाकी सब कुछ पर प्रतिबंध लगा दिया, खाद वगैरह पर। तो ऑर्गेनिक उत्पादन धीरे धीरे बढ़ता है, 10 साल तक लगते हैं उसको करीब में अपने मूल रूप में आने के लिए। जैसे सिक्किम है, सिक्किम जो हमारा पहला ऑर्गेनिक राज्य है, तो उसको ऑर्गेनिक राज्य बनने में बहुत समय लगा है। पहले उत्पादन बिल्कुल गिर जाता है, उत्पादन बिल्कुल कम हो जाएगा, इससे देश में खाद्यान्न की कमी हो गई, दयनीय स्थिति। 130 का सी हो जाएगा। दिल्ली सरकार ने पोर्टल 1.0 की सफलता को देखते हुए कौन सा पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है? तो 131 का क्या हो जाएगा? सी, रोजगार पोर्टल 2.0। 132 अफगान के किस पूर्व प्रधानमंत्री का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? 132 का क्या आंसर हो जाएगा? बी, अहमदजी, तो बी हो जाएगा इसका। 133 है कि T20 के सभी प्रारूपों के 300 मैचों में कप्तानी करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी निम्न से कौन बन गए हैं? तो 133 का क्या हो जाएगा? सी, महेंद्र सिंह धोनी। 300 मैचों में कप्तानी की, IPL वगैरह से सब लगा के। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र को किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? 134 का क्या हो जाएगा? ए, नारायण दत्त तिवारी के नाम पर। ND तिवारी जो मुख्यमंत्री भी था यूपी का, उत्तराखंड का। 135 है कि फोर्ब्स इंडिया द्वारा सबसे प्रभावशाली एक्टर्स की सूची में निम्न से किस अभिनेत्री को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? रश्मिका मंदाना, रानी मुखर्जी, करिश्मा कपूर, माधुरी दीक्षित। 135 का क्या हो जाएगा? ए, रश्मिका मंदाना, पुष्पा। कोलकाता नाइट राइडर्स को 27 रन से हराकर निम्न से किस IPL ट्रॉफी द्वारा किसको जीता था? किसने जीता था? 136 का क्या होगा? ये सबको पता होगा, चेन्नई सुपर किंग्स।
ग्लोबल हंगर इंडेक्स की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में 116 देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? 137 का क्या आंसर हो जाए? कौन सा स्थान मिला है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बहुत खराब स्थिति है, 101वें नंबर पर है हम। हमारे यहाँ जनसंख्या का बराबर भूखमरी की संख्या बढ़ जाती है। 138 पर चलते हैं कि हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया? गरीबी उन्मूलन के लिए किसको मनाया, कब मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय? तो 138 का क्या आंसर हो जाएगा? 138 का होगा 17 अक्टूबर को। तिथि याद रखना, एक आध क्वेश्चन जरूर पूछता है तिथि से। WHO के महानिदेशक का पुरस्कार प्राप्त करने वाली हेनरीटा लैक्स किस देश से संबंधित है? हेनरीटा लैक्स 139 का क्या हो जाएगा? अमेरिका से संबंधित है। WHO के महानिदेशक का पुरस्कार प्राप्त किया है इन्होंने। 140 एक हाल ही में चर्चित तवांग गदेन नामग्याल लहात से तवांग मठ किस देश में स्थित है? 140 का क्या हो जाएगा? कहाँ ये तवांग मठ? यह है भारत में। 140 का डी हो जाएगा। भारत में कहाँ पर है? हाल ही में चर्चित तवांग गदेन नामग्याल लहात से तवांग मठ जो है वो भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित बौद्ध मठ है। इस मठ का निर्माण लेद्रो गात्सो ने 1680 में किया था। 1680, बहुत पहले। केंद्र सरकार ने अबॉर्शन संबंधी जो नए अधिसूचित जारी किए हैं, जो महिलाओं के लिए जो नया बिल आया है, टर्मिनेशन बिल, प्रेगनेंसी टर्मिनेशन बिल, जो अब कानून भी बन गया है, ये यूपीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। या तो मेंस में या तो प्री में जरूर पूछेगा। जिसके तहत कुछ विशेष श्रेणी की महिलाओं को मेडिकल गर्भपात करने के लिए गर्भ की समय सीमा को 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितने सप्ताह किया गया है? कुछ विशेष परिस्थिति में महिलाओं के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। जैसे मान लो कुछ ऐसा हो जाए कि उस बच्चे के जन्म से महिला के जीवन को खतरा हो, या जो रेप पीड़िता वगैरह होती हैं, या किसी और विशेष कैटेगरी की महिलाएं होती हैं जिनको गर्भपात कराना हो, तो उसके कितने सप्ताह तक कर दिया गया? नॉर्मल के लिए तो 20 सप्ताह था, और इमरजेंसी के लिए ऐसा कुछ विपरीत परिस्थिति के लिए कितना कर दिया गया है वो पूछा है। तो 144 का क्या हो जाएगा? 24 सप्ताह तक कर दिया गया है, 24 सप्ताह। निम्नलिखित में से किस शहर में केंद्र सरकार ने हेली हब बनाने की मंजूरी प्रदान की है? हेली हब 142 का क्या हो जाएगा? 142 का होगा डी, गुरुग्राम। 143 नंबर है कि निम्नलिखित में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस मनाया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक कचरा दिवस कब मनाया जाता है? तो 143 का क्या हो जाएगा? 143 का होगा बी, 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। अक्टूबर में बहुत सारे वो मनाए जाते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR का अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है ये एक वैधानिक है, संवैधानिक नहीं, वैधानिक है। इसके अध्यक्ष पद पर किसको नियुक्त किया गया? 144 का क्या हो जाएगा? सी, प्रियंका कानूनगो। ओके, और इनका कार्यकाल अक्टूबर इससे पहले प्रियंका कानूनगो को वर्ष 2021 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। इनका कार्यकाल अक्टूबर 2021 से पूरा हो रहा था, किंतु इन्हें 31 अक्टूबर 2021 को पुनः नियुक्त कर दिया गया। इनको पुनः नियुक्ति की मिली है। 145 है निम्नलिखित में किसे ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप, ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप के लिए प्रतिष्ठित CK प्रहलाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? CK प्रहलाद पुरस्कार। 145 का क्या हो जाएगा? सत्य नडेला, माइक्रोसॉफ्ट के CEO, CK प्रहलाद पुरस्कार। ओके, अगले पर चलते हैं। 146 हाल ही में अदानी समूह ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रबंधन संभाला है? 146 का क्या हो जाएगा? जयपुर हवाई अड्डे का। और कांडला पोर्ट वगैरह भी इन्हीं का है, कांडला पोर्ट। 147 है कि निम्नलिखित में किसे भारत पे का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? भारत पे का, तो 147 का सी हो जाएगा, रजनीश कुमार। 148 है कि निम्नलिखित में किस अभिनेता ने गति शक्ति योजना का शुभारंभ किया? गति शक्ति जो हमारा प्रोजेक्ट है गति शक्ति, उसका शुभारंभ किसने किया? किस राजनेता ने? सॉरी, मैंने अभिनेता बोल दिया गलती से, वैसे राजनेता अभिनेता से कम है क्या? अमित शाह, मनसुख मांडविया, नरेंद्र मोदी जी, अनुराग ठाकुर। तो 148 का क्या हो जाएगा? अपने प्रधानमंत्री जी ने किया। गति शक्ति क्या है? ये है देश में पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का, हाईवेज बाकी चीज़ें को डेवलप करने के लिए। 149 है कि निम्नलिखित किस देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है? सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन, मेट्रो की बात नहीं कर रहा, ट्रेन की बात कर रहा। तो 149 का क्या हो जाएगा?
ए हो जाएगा, जर्मनी ने लॉन्च किया। और हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ट्रेन भी जर्मनी ने ही लॉन्च किया था। हाल ही में खोजा गया हैमिल्टन्स ऑब्जेक्ट किस क्षेत्र से संबंधित है? हैमिल्टन्स ऑब्जेक्ट 150 नंबर क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन आज के सेशन का। इसका हो जाएगा बी, अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित है। ओके, तो दूसरा टेस्ट सीरीज हमने कंप्लीट कर लिया। पसंद आए तो शेयर जरूर करना, लाइक करना, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हो चैनल पर। कल परसों में फिर से, अभी रोज़ नया करेंगे हम, 4 से 5 दिन में इस किताब को ख़त्म कर देंगे।